फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 48 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो स्टार्ट करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा यह हुआ कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन 1 है 90 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन, 94 संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2। तो नंबर 2 हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह संविधान संशोधन दल बदल की बढ़ती समस्याओं तथा मंत्रियों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण हुआ था। तो व्याख्या एक बार दोबारा सुन लीजिए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह संविधान संशोधन दल बदल की बढ़ती समस्या तथा मंत्रियों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण हुआ था। आगे देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326। तो दोस्तों, 72 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 के तहत यह उपबंध किया गया है कि निर्वाचन नामावली धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। आगे देखिए, 73 नंबर, इसका व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 325 के तहत यह उपबंध है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। आगे देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, साधारण विधेयक। तो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा साधारण विधेयक। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए दोस्त। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में सहमति नहीं होती है तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का आह्वान किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे तो कौन थे इनमें से, ये बताना है। ऑप्शन 1 है एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह।
तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 74 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 74 का आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा सही। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। व्याख्या देख लीजिए। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। उनके कार्यकाल के दौरान जनता पार्टी की सरकार थी। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 75 का पहला नंबर, राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आगे देखिए व्याख्या। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को विधि के प्रश्न पर भारतीय उच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से विधि के सारवान प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। सारवान प्रश्न पर, तो सारवान प्रश्न क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रश्न होता है जिस पे राष्ट्रपति चाहे तो विशेष रूप से जो होता है उस पे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अपने उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनसे। आगे देखिए। हाँ, लेकिन एक बात है, जो उच्चतम न्यायालय अगर परामर्श देता है तो ये है कि राष्ट्रपति को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उस जो भी मतलब सुझाव लिया है राष्ट्रपति ने, अगर उस सुझाव को चाहे तो वो माने या चाहे तो ना। ये जरूरी नहीं है कि हमने सुझाव ले लिया और सुझाव देने के बाद राष्ट्रपति का मतलब उधर सर्वोच्च न्यायालय का जो भी है मुख्य न्यायाधीश वो अगर आपको देते हैं या न्यायाधीश, तो आपको अगर दे रहे हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, तो ये तो सुझाव हो गया। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको मान सकता है या राष्ट्रपति चाहे तो न मान सकता है, और वो किसी भी विषय पे क्या कर सकता है, सुझाव मांग सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको मानना क्या अनिवार्य है, तो आप कहेंगे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने ही, चाहे तो राष्ट्रपति उसको न भी माने लेकिन सुझाव वो ले सकता है। व्याख्या है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठकर स्वीकार किया है। हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया है। कुलीन तंत्र को, राज्य तंत्र को, जनतंत्र को। ऑप्शन 4 है अधिनायक तंत्र को। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अधिनायक तंत्र को। हॉब्स ने अपने चिंतन में शासन पद्धति का श्रेष्ठतम स्वीकार किया है, अधिनायक तंत्र को। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, हॉब्स ने की शासन पद्धति निरंकुश राजतंत्र अधिनायक तंत्र की श्रेणी में आता है। उन्होंने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। स्पेंसर की, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, लास्की की। तो ये जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, एडम स्मिथ की। एक क्वेश्चन शायद सभी लोग जानते होंगे। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। व्याख्या देख लीजिए। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 1776 में हुआ था। यह क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत ग्रंथ है। इस रचना में उन्होंने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया, जिसमें आर्थिक हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आगे क्वेश्चन 78 नंबर, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन 1 है प्लेटो, बोधा, मैकियावेली, हॉब्स।
तो आंसर आपको मालूम हो गया होगा, आंसर 3 है दोस्तों मैकियावेली। 78 का आंसर 3 मैकियावेली। मैकियावेली ने पहले व्यक्ति हैं, पहले विचारक हैं जिन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया आधुनिक काल में। आगे देखिए व्याख्या। आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग निकोलो मैकियावेली ने किया। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की थी। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की थी। किसने की थी? तो मैकियावेली ने की थी। 79 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 79 नंबर है, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। विकासशील देशों के अल्प विकास का क्या कारण है ये बताना है। ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, दूसरा है परंपरागत कृषि, तीसरा है दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव, चौथा है उपयुक्त सभी। जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो कारण है वह अल्प विकास का कारण है। व्याख्या देखिए। विकासशील देशों के अल्प विकास के निम्न कारण है। पहला है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, दूसरा है परंपरागत कृषि, तीसरा है समुचित तकनीकी की कमी, चौथा है दक्ष ईमानदारी प्रशासकों का अभाव। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किस संज्ञा से व्यक्त किया है? मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किस संज्ञा में व्यक्त किया है? क्या संज्ञा दिया है, क्या उपाधि दी है, ये आपको बताना है किस नाम से व्यक्त किया गया है। ऑप्शन 1 है राज्य धर्म, ऑप्शन 2 दंड नीति, ऑप्शन 3 है दंड और अब चौथा है नीति विज्ञान। तो मनु ने अपने ग्रंथ मतलब मनु शास्त्र जो उनकी रचना है उसमें उन्होंने राज्य संचालन के जो नियमों की संहिता है उसको नीति विज्ञान के नाम से व्यक्त किया है। किस नाम से? नीति विज्ञान के नाम से व्यक्त किया है। व्याख्या देख लीजिए। मनुष्य ने राज्य संचालन के नियमों की संहिता को नीति विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। उसने मनुस्मृति में राज्य संचालन तथा शासन के संचालन के संबंध में अपने विचार को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। इस समय दोस्तों कहीं आने की वजह से थोड़ा क्वेश्चन कम बना रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ अगर असुविधा हो रही है या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों कभी कभी संचालन गलत हो पाता है, कहीं दूसरे जगह आने से व्यवस्थाएं में मतलब बाधा उत्पन्न होती है। तो दिल्ली से अब हम अपने यूपी आ गए हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आने वाले समय में हम जो लोक प्रशासन है उससे भी रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और कुछ दोस्तों का कमेंट हिस्ट्री में आया है तो हिस्ट्री और पॉलिटी और लोक जो प्रशासन है उससे संबंधित आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी। और आने वाले समय में हम इस सीरीज को और ज़्यादा कर देंगे जिससे कि आप लोगों को तैयारी में सुविधा हो, अधिक क्वेश्चन मिले जिससे कि आप लोग रिपीट कर सकें। तो सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों।